हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, तो जैसा कि कल जो हमने बात की थी, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कल हमने देखा था और कुछ नीट वाले क्वेश्चन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आपने वो जो मैंने पीडीएफ भेजी है, तो वो क्वेश्चन आपने सभी ने देख लिए होंगे, ठीक है। और आपने एनालाइज भी किया होगा कि आखिर वास्तव में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो थ्योरी आप पढ़िए, ज़्यादा फोकस आप थ्योरी पे दीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए भी मिलता है, ठीक है भाई। चलिए, अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं एक बात बता दूं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या नीट का एग्ज़ाम इंग्लिश में ही आता है। तो मैं उनको बता दूं कि दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ आता है, ठीक है। मतलब हिंदी भी लिखी हुई मिलेगी आपको और इंग्लिश भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, तो कल जैसा कि हमने पर परागण के अभिक्रमक हम देख रहे थे, माध्यम हम देख रहे थे, और उन माध्यमों में जैसा कि आपको पता है कि एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है कीट परागण, ठीक है भाई। तो सालविया में जो कीट परागण वाला टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है ना, तो हालांकि मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका एक रीज़न है कि एनसीईआरटी बुक में इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और जो चीज़ एनसीईआरटी बुक में नहीं होती है तो वो हमसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए नीट के लिए और थोड़ा बहुत जैसे वहाँ पर नाम है तो हो सकता है बाई चांस कभी आपसे इसका जिक्र कर देना, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया और समझा भी रहा हूँ। ध्यान सुनना मेरी बात को। एक साल्विया नाम का प्लांट होता है और उस प्लांट में जो परागण की क्रिया होती है वो एक कीट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा। तो हमारा टॉपिक हो गया कि साल्विया में कीट परागण, है ना। आपको याद है ना, कीट परागण को एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं कीट परागण को। देखिए थ्योरी को जरा ध्यान सुनिए कि पहला पॉइंट कि इसमें लेबर कार्य विधि के द्वारा कीट परागण की घटना होती है। लेबर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा जैसे कोई गियर डले और परागण की क्रिया हो जाए, ठीक है। लेबर मीन्स गियर वाला सिस्टम, ठीक है भाई। लेबर होता है ना, जैसे अपने कोई खटका वटका ऐसे डाल देते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कोई मैं क्या बताऊं, जैसे मीटर्स नहीं होते, मतलब मीटर वगैरह जो होते हैं, कई बार लाइट को ऊपर नीचे ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए करते हैं ना, तो वो वाला है ना, ऐसा ही सिस्टम होता है इसमें। ध्यान से सुनिए क्या होता है कि जो साल्विया होता है उसका एक तो नर जननांग जो होता है वो मादा जननांग से पहले परिपक्व होता है। मैं आपको बता दूं कि साल्विया का जो प्लांट होता है वो उभयलिंगी पौधा होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी। लेकिन इसमें परपरागण की घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना देखने को मिलती है? परपरागण की। क्यों देखने को मिल रही है भाई परपरागण की घटना? क्योंकि यहाँ पर भिन्नकाल पक्वता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? भिन्नकाल पक्वता। और मैंने कहा था कि परपरागण की अनुकूलताओं में भिन्नकाल पक्वता भी एक है ना। तो ये कह रहा है ना कि इसमें नर पार्ट जो होता है वो मादा पार्ट से पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसका जो नरजननांग होता है ना, नरजनांग तो पुंकेसर ही है, तो उसमें दो पुंकेसर होते हैं। और दलपुंज भी कैसा होता है? इसका द्विगोष्ठी है। दलपुंज तो आप जानते ही हैं, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी द्विगोष्ठी है, दलपुंज होता है। नेक्स्ट, जो द्विगोष्ठीय दलपुंज होता है उसका निचला ओष्ठ तो होता है प्लेटफॉर्म की तरह। प्लेटफॉर्म का मतलब जो कोई कीट इसमें परागित करेगा ना इसे, तो वो कीट इस प्लेटफॉर्म पर आके बैठता है, नीचे वाले ओष्ठ पर, मतलब दलपुंज पर, है ना। और ऊपरी ओष्ठ जो होता है, मतलब दलपुंज जो होता है, उसमें होते हैं इसके जननांग, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। देखिए आपको याद रखना है कि साल्विया का जो दलपुंज होता है वो मतलब कैसा होता है भाई? द्विगोष्ठी होता है। निचला ओष्ठ प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, अर्थात कीट को बैठने के लिए स्थान प्रदान करता है, जबकि ऊपरी ओष्ठ में इसके स्त्रीकेसर व पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जो इसका पुंकेसर होता है, अब मैंने कहा था ना 2 पुंकेसर, तो इसके पुंकेसर में 1-2 पालियां होती हैं, एक होती है जननक्षम पाली और एक होती है जनन अक्षम। जननक्षम मतलब जो जनन करने योग्य हो, अर्थात जिसमें परागकण बने, और जनन अक्षम उसको बोलते हैं जिसमें परागकण नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 पालियां होती हैं, एक जननक्षम और एक जनन अक्षम पाली। किस में होती हैं भाई? पुंकेसर में। किसके पुंकेसर में? साल्विया के में। अब ये कहता है कि जब कीट पुष्प बैठता है, अच्छा मैं आपको बता दूं, हमेशा कीट पुष्प जनन अक्षम पाली पर बैठता है। कौन सी पाली पर बैठता है? जनन अक्षम पर। और जब ये जनन अक्षम पर बैठता है तो जो जनन अक्षम पाली है वो तो अंदर की ओर धस जाती है, और जो जनन क्षम पाली है वो ऊपर की तरफ से आकर उस कीट की पीठ पर टकराती है और परागकणों को डाल देती है। फिर वो कीट क्या है? उड़कर जाता है, और जब किसी दूसरे पुष्प पर बैठता है जिसकी वर्तिका परिपक्व हो गई होती है, वर्तिका, तो वर्तिका झुककर उसके पीठ पर चिपके हुए परागकणों को क्या करती है? कलेक्ट करती है। तो ये छोटी सी थ्योरी है, एक बार आप मैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो बैंगनी कलर का है ये इसकी बंद वर्तिका है। वर्तिका, ये आपको 2 ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये वाला तो है निचला ओष्ठ और ये वाला है ऊपरी ओष्ठ। ठीक है, निचला ओष्ठ और ऊपरी ओष्ठ, दलपुंज है, ये दलपुंज है। ठीक है, और इस दलपुंज में ऊपर की तरफ देखिए ये वर्तिका है, ये पुंकेसर है। इस पुंकेसर में ऊपर की तरफ तो है जननक्षम पाली और नीचे की तरफ है जनन अक्षम पाली, और यहाँ पर ये कीट बैठा हुआ है। तो सुनिए मेरी बात को, आप बोलेंगे कि साल्विया का प्लांट जो होता है उसके दलपुंज द्विओष्ठी होते हैं, निचला ओष्ठ प्लेटफॉर्म की तरह कार्य कर रहा है। देख लीजिए ये कीट इस पे आके बैठा, किस पर आके बैठता है? जनन अक्षम पाली पे। तो जनन अक्षम पाली क्या है? अंदर की ओर धस जाती है। आप सेकंड डायग्राम में देखिए, ये जनन अक्षम पाली जो यहाँ पे थी, पहले कीट यहाँ पे बैठा था, तो ये अंदर की तरफ धस जाती है, और जो जननक्षम पाली होती है ना वो ऐसे आकर, भाई जैसे ये अंदर, भाई ये जैसे ही अंदर जाएगी, एक लिवर मतलब लिवर दबेगा, है ना, जैसे लिवर वाला सिस्टम है, जैसे ये अंदर धसेगी ये बाहर की तरफ निकलेगी और परागकण उसकी पीठ पर डाल देगी, है ना। अब इस कीट की पीठ पर है परागकण। अब ये कीट क्या करता है? उड़ता है और किसी दूसरी साल्विया के फ्लावर पे बैठता है। मान लीजिए उस फ्लावर में मादा पार्ट परिपक्व है, वर्तिका परिपक्व है, तो जैसे ये कीट इस पे आके बैठता है तो वर्तिका जो होती है वो परागकणों से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर इनको एकत्रित करने के लिए इस पर झुकती है और परागकणों को हासिल करती है। और आपको पता ही है कि यदि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो आप इस घटना को पॉलिनेशन के नाम से जानते नहीं जानते? बताइए। परागण के नाम से जानते हैं ना। तो ये भैया साल्विया में कीट परागण है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, समझ रहे ना। तो ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है भाई, कौन सा? साल्विया में कीट परागण। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद सुनिए मेरी बात। अब चलिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कुछ बच्चे या उनके पास नोट्स नहीं है ऐसे। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब ज़्यादा मतलब थोड़ा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब इस कीट परागण के बाद अब ये जो हमारी जो परागण की घटना है ना ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो परागण वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है भाई आपके लिए परागण वाला जो टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब सुनिए मेरी बात। परागण के बाद अब जो हमारा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी पराग स्त्रीकेसर संकर्षण
अभिक्रिया, ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण अभिक्रिया। आप इसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी बोल के चलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी इस घटना को के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या नाम है भाई? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण अभिक्रिया, या आप इसको संगतता असंगतता अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। सुनना जरा, ध्यान सुनिए भाई, कि मतलब जो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण अभिक्रिया है ये क्या घटना होती है। एक मैं सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, और ये डायग्राम हमारे बहुत आगे भी काम आएगा, ठीक है। एक जनरली डायग्राम जो आप सभी को इसके बारे में पता है। ठीक है भाई, ये डायग्राम आप सभी जानते हैं। आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक स्त्रीकेसर का है। किसका है भाई? स्त्रीकेसर का। अब ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक क्या कह रहा है। थ्योरी आप पढ़ लेंगे, थ्योरी आपके पास है, ये मैं इसको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। सुनिए, आपने कभी सोचा है कि भाई जो परपरागण की घटना होती है, परपरागण की घटना, तो परपरागण की घटना में क्या होता है कि जैसे किसी भी प्लांट के जो परागकण हैं वो किसी भी पौधे से उड़कर या किसी पक्षी की सहायता से या किसी कीट की सहायता से कहीं भी आ सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब मोस्टली मैं एग्जाम्पल्स यदि वायु के माध्यम की करूं तो देखिए भाई, मान लीजिए एक बगीचा है और उसमें डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स हैं, तो क्या ये जरूरी है कि नीम के परागकण नीम के ही पौधे पे गिरे और किसी पे नहीं गिरे? भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। भाई वायु में तो सभी प्रकार के परागकण घूमते रहते हैं ना। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी पौधे की वर्तिकाग्र पर कितने भी प्रकार के प्लांटों के परागकण गिर सकते हैं वायु के माध्यम से। बताइए गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? लेकिन परागकण जो पराग नली बनाएगा, या मैं ये कहूं कि वो जो परागकण अंकुरित होगा वर्तिकाग्र पर, वो वही होगा जो इसकी संगत जाति का परागकण होगा। संगत जाति का। ऐसा नहीं है कि नीम के पौधे की वर्तिकाग्र पर पीपल का परागकण अंकुरित हो जाए और वो उसमें निषेचन करवाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होता ऐसा? वही घटना है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण अभिक्रिया। तो पहले तो आप इस टॉपिक का मतलब समझिए कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब केवल यही है, एक सीधा सा वो आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई कोई आपके पास ये मान लीजिए स्त्रीकेसर है और ये हमने मान ली कि ये नीम के प्लांट का फ्लावर है और उसकी ये स्त्रीकेसर है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस वर्तिकाग्र पे ना, इस वर्तिकाग्र पर डिफरेंट प्रकार के परागकण यहाँ पे गिरेंगे। देखिए ये एक परागकण गिर गया, मान लीजिए पीपल का है। ठीक है, ये एक और परागकण गिर गया, मान लीजिए ये नीम का है, नीम का, और किसी भी प्लांट के परागकण इस पे गिर गए। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे प्लांटों के परागकण इस नीम की वर्तिकाग्र पर गिर गए हैं। ठीक है, अब देखना ये है क्या ये सभी अंकुरित होंगे? भाई क्या ये सभी अंकुरित होंगे क्या? तो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसके पीछे एक रीजन होता है कि संगत जाति के जो परागकण और स्त्रीकेसर होते हैं उनके बीच में एक संकर्षण अभिक्रिया चलती है, एक इंटरेक्शन चलता है, एक संगतता असंगतता क्रिया चलती है जो प्रोटीन और कुछ रसायनों के माध्यम से संभव होती है ना। अब इनका वास्तविक रूप से मेंशन कहीं नहीं किया गया है कि कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। वैसे इसमें कुछ रसायन में जरूर ऐसा जिक्र मिल जाता है कि पैक्टिन वगैरह जो एंजाइम्स होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको बता दूं
कि ये नीम का प्लांट है, फ्लावर है, उसकी स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र है। तो इस वर्तिकाग्र पर मान लीजिए ये जो बीच वाला है ना, ये नीम का परागकण है। किसका है? नीम का। और ये वाला मान लीजिए चाहे ये पीपल का है, ठीक है, ये वाला मान लीजिए किसी का है, आप मान लीजिए बरगद का है, ठीक है भाई, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में तो सभी के परागकण उड़ते रहते हैं भाई, सभी के परागकण, चाहे वो उभयलिंगी हो चाहे वो एकलिंगी हो, सभी के उड़ते रहते हैं। तो सभी इसकी वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। लेकिन अब ये वर्तिकाग्र क्या करती है? परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी ये आपस में पहचान करती हैं, ठीक है। ये स्त्री केसर पूछती है कि तू मेरी ही जाति का परागकण है क्या? परागकण कहता है हाँ मैं तेरी ही प्रजाति का परागकण हूँ, नीम का ही हूँ, है ना। अच्छा, ये ऐसे बोलते थोड़ी हैं, इनके बीच में क्या है, जो रसायन और प्रोटीन्स होती है ना, वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तभी तो बोलते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन चलता है। किस किस के बीच में? पराग और स्त्री केसर के बीच में। तो देखिए ये परागकण है, ये स्त्री केसर है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, तो ना। और इस इंटरेक्शन की सहायता से क्या है, ये केवल पहचानती है कि ये हमारी संगत जाति का है या नहीं है ना। अब सुनिए, यदि ये, अच्छा इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें संगतता असंगतता अभिक्रिया चलती है। यदि ये क्रिया अनुकूल है, कहने का मतलब है कि ये परागकण इसकी संगत जाति का ही हुआ, तो ये क्या करता है, इस वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ले लेता है, जल ग्रहण कर लेता है। अब घटना कौन सी होगी? याद कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन मैंने आपको कुछ दिन पहले कराया था, और मैंने कहा था कि परागकण का अंकुरण परागण के बाद भी होता है। तो जब परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो आप इसको पोलिनेशन ही तो बोलेंगे, परागण ही तो बोलेंगे भाई। तो परागण के बाद क्या होगा कि ये, यदि इसकी पहचान हो गई, इसको आइडेंटिफाई कर लिया स्त्री केसर ने कि हाँ तू मेरी ही जाति का परागकण है, और ये आइडेंटिफाई किसके कारण होता है? कुछ प्रोटीन्स और रासायनिक पदार्थों के कारण। तो अब ये परागकण क्या करेगा? देखो बाकी के तो ये नष्ट हो जाएंगे क्योंकि इनमें असंगतता हो जाएगी, इनको ये अस्वीकार कर देगी इन परागकणों को, क्योंकि इनके मैच नहीं कर पाएंगे प्रोटीन और केमिकल, ठीक है। लेकिन इसके तो मैच कर जाएंगे क्योंकि ये संगत जाति का है, तो इसको क्या करेगी, ये पोषक पदार्थ दे देगी। किसके लिए? परागकण के लिए। और मैंने पढ़ाया था आपको कि परागकण जब पोषक या जल ग्रहण कर लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, और फूलकर जो अंतःचोल होता है, इंटाइन जो होता है, वो जर्मपूर यानी जनन छिद्र से निकलकर एक पराग नली का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो ये इस प्रकार की पराग नली इसके अंदर से ऐसे बना देगा भाई। आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। और इस पराग नली में इसके दो नरयुग्मक बन जाएंगे और फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा ये हम बिल्कुल और रिदम से देखेंगे। अभी मैं इसका पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये तो केवल इसी रिएक्शन का बनाया आपको, इसी टॉपिक का, पराग स्त्री केसर संकर्षण का, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, एक पराग स्त्री केसर संकर्षण। आप देख लेना, थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट बहुत ईजी हैं। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। आप इसका डायग्राम वैसे आपके आगे भी काम आएगा बहुत, ठीक है। चलिए, अभी बहुत काम का डायग्राम है ये, मैं इसको रफ नहीं करूँगा, बहुत सारे। अब कुछ ये मान लीजिए अगले जो टॉपिक है ना, 3-4 इसी डायग्राम से कंप्लीट होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे केवल आपको क्या बताया, ये पराग स्त्री केसर संकर्षण अभिक्रिया को समझाया था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। आप बहुत सिंपल कह सकते हैं कि किसी एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर बहुत सारे पादपों के परागकण गिरते हैं, लेकिन वो सभी अंकुरित नहीं हो पाते, है ना। इनके बीच में प्रोटीन के बीच संगतता असंगतता अभिक्रिया चलती है, और यदि ये अनुकूल है तो इसको स्वीकार करती है, और अनुकूल नहीं होती है तो इसको अस्वीकार कर देती है। और जिसको ये स्वीकार करती है या संगत होता है, संगत जाति का परागकण होता है, तो इसको ये पोषक वगैरह ग्रहण करके पराग नली का निर्माण करवाती है, ठीक है। तो ये होता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो इससे आपको केवल इतनी बात समझनी है कि संगत जाति का परागकण ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकता है,
संगत जाति मतलब नीम का परागकण नीम की ही वर्तिकाग्र पर और पीपल का परागकण पीपल की ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकता है। ये एक दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाएंगे। सिर्फ समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, मैं टॉपिकों के नाम लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कृत्रिम संकरण। ये सारे टॉपिक बिल्कुल क्रम से आपके नोट्स में चल रहे हैं और मैं कई बार कहता हूं कि आपके जो नोट्स हैं ना वो बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, मतलब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें, है ना। टॉपिक वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में जहां से जो टॉपिक है उसी हिसाब से वहां हेडिंग लगाई हुई है। तो ये कृत्रिम संकरण भाई, कृत्रिम संकरण जिसको आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्या, कृत्रिम संकरण। तो देखिए भाई क्या होता है कृत्रिम संकरण, ध्यान से सुनिए मेरी बात को भी। कृत्रिम संकरण क्या चीज है? अच्छा, कृत्रिम का मतलब तो आप जानते ही हैं, कृत्रिम का मतलब तो आप जानते ही हैं कि मानव के द्वारा, ठीक है, और संकरण का मतलब होता है क्रॉस। अच्छा, संकरण बोलते हैं भाई दो भिन्न जातियों को मिलाने से, दो भिन्न जातियों को मिलाने से जो नई संतानें बनेंगी हम उसको संकरण बोलते हैं। संकर किस्म मतलब, संकर माने होता है बीच का, संकर माने क्या होता है, बीच का या दो से मिलकर बना हुआ, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने खच्चर का नाम सुना होगा, खच्चर का नाम सुना है। ये जो घोड़े जैसे होते हैं थोड़े से, आप तो उनको घोड़ा ही समझते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, घोड़ा, है ना, फीमेल घोड़ा और मेल गधा, है ना, इनके बीच में यदि हम क्रॉस कराते हैं, देखिए जातियां दो हो गई, एक तो घोड़ा जाति हो गई और एक गधा जाति हो गई। दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है ना, दोनों का, तो उनकी एक संतान बनती है और उस संतान का नाम होता है खच्चर। देखिए, यदि घोड़े के बीच में क्रॉस होता है तो भाई घोड़ा ही बनेगा, जो संतान होगी आप उसको घोड़ा बोलेंगे। गधे के बीच में होता है तो गधा ही जन्म लेगा। लेकिन घोड़े और गधे के बीच में फीमेल मेल आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मोस्टली फीमेल घोड़ा होता है और मेल गधा होता है, ठीक है। उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं ना तो एक संतान बनती है, उस संतान का नाम है खच्चर। तो वो जो खच्चर है ना वो क्रॉस है, मतलब संकर किस्म है। अच्छा, संकर किस्म में ना एक बात देखिए, इस खच्चर में दो भिन्न जाति या दो भिन्न वंश के लक्षण नहीं आएंगे क्या? मतलब अभी तो जातियों के लक्षण आ रहे हैं, हो सकता है वंशों के भी लक्षण आ जाए, दो भिन्न भिन्न वंशों के बीच क्रॉस करा दें। तो कहने का मतलब है संकर का मतलब होता है जो दो भिन्न जातियों से मिलाकर बनाया गया हो। अब मिलाकर ऐसे नहीं है कि दो जातियां ली और आपस में से फेविकॉल से जोड़ दी और लो भैया संकर, ऐसे नहीं। कहने का मतलब है उनमें निषेचन की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो उससे संकर बोलते हैं। तो कृत्रिम संकरण में आपको बता दूं, आपने 10th क्लास में भी मेंडल वाला एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा है यार, शायद तीसरा था क्या, है ना, मुझे इतना याद नहीं, शायद तीसरा था, है ना। चौथा तो तुम्हारा प्रतिरक्षा वाला था 10th क्लास में ना। हाँ, तो ये जो संकरण वाला जो टॉपिक आपने वहां भी पढ़ा होगा, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कृत्रिम संकरण क्या है पहले तो इसको समझिए। कृत्रिम संकरण ये होता है कि मानव के द्वारा यदि हम कोई संकर किस्म तैयार कराएं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है, तो हम उसे कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो कृत्रिम संकरण है, अब मैं मोस्टली बात करता हूं एक महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में, जब उन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे, आनुवांशिकता के, अभी हम अपने चैप्टर नंबर 5 में यही एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में आनुवांशिकी भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट वहां क्लियर हो जाएंगे आनुवांशिकी को लेकर। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी विधि का सहारा लिया था, कृत्रिम संकरण का।
अब ये क्या होता है कृत्रिम संकरण, वो देखिए। कृत्रिम संकरण का सीधा सा मतलब होता है दो वंश हो या जाति हो। दो वंश हो सकते हैं या जाति होते हैं। आपने जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये चलते जाते हैं, जैसे जाति तो अलग अलग होती हैं। अब जाति, आप बहुत सारी जातियां मिलकर वंश बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वंश। ठीक है, चलिए। तो दो भिन्न वंशों के लक्षणों को एक साथ लाने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो कृत्रिम संकरण विधि है। कहने का मतलब है कि भाई मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे क्या बोलूं यार मैं, हाँ, जैसे जर्मन शेफर्ड डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉग है। तो ये क्या था कि एक फीमेल डॉग जो यहाँ की थी, मतलब जो आप देखते हैं नॉर्मल, और मेल वुल्फ, भेड़िया, भेड़िया मान लीजिए आप, भेड़िया है ना, तो भेड़िया होता है ना, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया, अच्छा देखिए जातियाँ दोनों हो गई है ना, लेकिन इनका वंश एक ही है दोनों का। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो एक नई संतान बनी, और उस संतति में क्या है, दोनों के लक्षण आ गए। देखिए भेड़िया के भी लक्षण आए और उस फीमेल डॉग के भी, जो यहाँ की नॉर्मल थी। समझ पा रहे हैं आप? तो आप देखते हैं उसकी भेड़िया जैसी प्रजाति होती है ना, ऐसे बहुत सारी ब्रीड होती हैं, अल्सेशियंस वगैरह, और जो होते हैं ना बहुत सारे डॉग ब्रीड ऐसी हैं जो भेड़िया के क्रॉस करने से बनाई गई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कृत्रिम संकरण होती है। लेकिन अब यहाँ हम बात किस में कर रहे हैं? प्लांटों में। किस में कर रहे हैं? प्लांटों में। तो मेंडल ने कृत्रिम संकरण तकनीक का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अब क्या मतलब है कि दो भिन्न जातियों या दो वंशों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को एक ही प्लांट में या एक ही संतान में लाने के लिए जो हम विधि काम में लेंगे वो कृत्रिम संकरण होगा। आप समझ पा रहे हैं? देखिए हैं, ये कोई डिफरेंट प्लांट का परागकण मान लीजिए। अच्छा, ये नर युग्मक है, और भाई युग्मकों में ही तो हमारे आनुवांशिकी लक्षण होते हैं, युग्मकों के अंदर ही तो होते हैं। अब मान लीजिए प्लांट आपके पास दो हैं यार, ये प्लांट है, ये प्लांट है, इन दोनों प्लांटों में अलग अलग लक्षण होंगे ना, अलग अलग लक्षण होंगे ना। अब मान लीजिए इस प्लांट के परागकण को ले लीजिए, भाई परागकण है, नर युग्मक है, तो इस नर युग्मक में जो लक्षण होंगे वो ऐसे होंगे जो ये पेड़ शो कर रहा होगा प्लांट, और इसके मादा युग्मक में वो लक्षण होंगे जो ये प्लांट शो कर रहा होगा, है ना। यदि मैं इसके परागकण को इस पर डाल दूं अपनी इच्छा से, तो अब इसमें जो फ्रूट बनेगा, बीज बनेगा, और इस बीज को जब मैं उगाऊंगा ना तो एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें इन दोनों प्लांटों के लक्षण होंगे। बताइए होंगे कि नहीं होंगे? और ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले थे। तो दो लक्षणों को, विशिष्ट लक्षणों को एक साथ लाने के लिए हम कृत्रिम संकरण तकनीक का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए ये ऐसा प्लांट था जिसमें फल संख्या में ज्यादा लगते हैं। समझना मेरी बात को पहले, ये ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा फल लगते हैं संख्या में। ठीक है, और ये ऐसा प्लांट है ना, कि जिसमें फल लगते हैं लेकिन उनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। आकार कैसा होता है? बड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फल इसमें लगे, आप समझिए मेरी बात को, ध्यान सुनना। ये प्लांट ऐसा है जिसमें फल लगते हैं ज़्यादा, लेकिन उनकी आकृति कैसी होती है? छोटी। ठीक है, तो इस प्लांट के पास एक लक्षण है, इस प्लांट के जीनों के पास एक लक्षण है कि ये अत्यधिक मात्रा में फल उत्पादन करवा सकते हैं, लक्षण है ये। अब ये ऐसा प्लांट है जिसमें फल तो कम लगते हैं लेकिन उनका साइज कैसा होता है? बड़ा। तो इसके जीनों के पास ये विशेषता है कि जो भी मेरे अंदर फ्रूट लगेगा मैं उसका आकार बड़ा करूंगा। ठीक है भाई, अब हमारे काम की, हमारे जो बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए तो यही जरूरी होता है ना, हमें बड़े फ्रूट की आवश्यकता होती है ताकि उसमें वजन ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो और हमें मुनाफा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस प्लांट में फ्रूट तो बड़ा है लेकिन कम संख्या में लग रहे हैं। तो हम क्या करें, यदि इसके परागकण को इसके ऊपर डाल दें
और इससे एक नई संतान बनाने, तो ये ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा और साइज भी मीडियम या बड़ा होगा। तो दो लक्षणों को एक प्लांट में लेके आ गए ना, यही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है या कृत्रिम संकरण होता है। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे करते हैं भाई, या मेंडल ने कैसे इस कृत्रिम संकरण को काम में लिया, और क्या आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप बात समझिए। कृत्रिम जो संकरण होता है उसमें दो डेफिनेशन आपको याद करनी है, केवल दो डेफिनेशन। सबसे पहली है विपुंसन, इमेस्कुलेशन जिसको बोला जाता है। सेकंड है, मैं थैलीकरण लिख देता हूं, थैलीकरण। इमेस्कुलेशन, वैगिंग, बैगिंग या इमेस्कुलेशन। अब आपको ध्यान सुनना है, आपसे बोर्ड एग्जाम में केवल ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, विपुंसन और थैलीकरण क्या है। ठीक है, अब विपुंसन और थैलीकरण विधि से ही आप कृत्रिम संकरण को कंप्लीट करा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। विपुंसन समझिए क्या होता है। मान लीजिए जिस प्लांट में भाई एक बात बताओ, जिन पौधों में एकलिंगी फ्लावर होते हैं या पर परागण होता है, तो उनमें तो डिफरेंट संतति उत्पन्न वैसे ही होगी, क्योंकि दो अलग अलग प्लांटों के युग्मक फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो फ्लावर या जो प्लांट उभयलिंगी होता है, तो उसमें तो वही लक्षण चलते जाएंगे ना पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक ही प्लांट के लक्षण चल रहे हैं उसमें, और हमें तो लक्षण चेंज करने, है ना। तो सिंपल सी बात ये होती है कि कृत्रिम संकरण हम उनमें कराते हैं जो प्लांट उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी, क्योंकि उनमें ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जिनमें नेचुरल रूप से परपरागण होता है, तो उनमें तो ये ऐसी विधि अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही नए लक्षणों को जन्म देते रहते हैं संततियों में। ठीक है, तो उभयलिंगी फ्लावर में ऐसी घटना देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं, ये फ्लावर है, ये स्त्री केसर है, मैं यहाँ पे इसके नर पार्ट बना दूं, आप समझ रहे ना। ठीक है भाई, ये नर पार्ट हो गए। अब देखिए आपके पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें आपको ये बीच में स्त्री केसर और ये पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। अब सुनना मेरी बात को, यदि ये फ्लावर उभयलिंगी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे इस प्लांट के परागकण इसकी वर्तिकाग्र पे डालने, भाई आप कृत्रिम संकरण कर रहे हैं, तो कृत्रिम में तो मानव का हाथ होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, फ्लावर तो उभयलिंगी है, इसमें तो स्वयं परागण भी तो हो सकता है। अरे आप परागकण डालते तब तक हो सकता है इसमें स्वयं परागण हो गया हो, तो आपका तो जो आपने जो मेहनत की उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आप कराना चाह रहे थे पर परागण, लेकिन आपसे पहले ही हो गया स्वयं परागण, क्योंकि ये तो नेचर है, ये प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उभयलिंगी फ्लावर था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई चांस ही नहीं रहे स्वयं परागण का, तो हम पता है क्या करते हैं कि ये जो परागकोश होता है ना, इसको मैच्योर होने से पहले ही चिमटी से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। मेरी बात को समझिए आप, ये आपके पास एक उभयलिंगी फ्लावर है और ये ऐसे प्लांट का फ्लावर है जिसमें आपको इच्छित परागकण डालने थे। इच्छित परागकण का मतलब इच्छित पादप के जिसमें अच्छे लक्षण थे। ठीक है, अब आपको टेंशन हुई, यार इसके पास तो उभयलिंगी फ्लावर है, यार इसके पास तो परागकोश है, हो सकता है इसको सेल्फ पॉलिनेट कर दे, स्वयं परागित कर दे इसको, तो आप कोई भी चांस नहीं देना चाहते इसको। तो हम क्या करते हैं, आप सुनना मेरी बात को, विपुंसन क्या है, परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी से काटकर बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। यह क्रिया विपुंसन कहलाती है। यदि तुम उस उभयलिंगी फ्लावर में से इनको परिपक्व होने से पहले, क्योंकि यदि ये परिपक्व हो गए तो भाई परागण हो जाएगा, क्योंकि परागकोश का स्फुटन हो जाएगा, तो परिपक्व होने से पहले ही यदि हम इनको काटकर बाहर निकाल देंगे, तो आप मुझे बताइए क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है क्या?
नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसके नर पार्ट को अलग कर दिया पहले ही। अब तो कोई चांस नहीं है ना स्वयं परागण होने का। तो ये कृत्रिम संकरण का एक मेन पॉइंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आप कृत्रिम संकरण करना चाहेंगे तो क्या आप सबसे पहले विपुंसन विधि को नहीं अपनाएंगे क्या? तो ये चीज विपुंसन है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है। परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी से काटकर बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। तो एक तो ये विपुंसन डेफिनेशन हो गई। अब बात करती है थैलीकरण क्या है, बैगिंग क्या है। अब सुनिए, अभी खतरा टला नहीं है, केवल एक खतरा टला है, और वो कौन सा? कि स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि वातावरण में परागकण घूमते रहते हैं। तो इसकी संगत जाति के भी तो परागकण घूम रहे होंगे जिस प्लांट को हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है। तो विंड पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब पर परागण हो सकता है इसमें। मेरी बात को सुनिए, यदि पर परागण हो गया तो आपको क्या पता है कि आप जिस प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हो, जिस लक्षण को लेके, वही लक्षण वाला है। भाई कोई से लक्षण वाला प्लांट का परागण इस पर जर्मिनेट हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। तो दूसरा खतरा ये भी तो है कि परागकोश तो हमने काट दिए, स्वयं परागण से तो हम बच गए, लेकिन पर परागण से नहीं बच पाएंगे हम। हमें तो भाई अपने इच्छित परागकण डालने थे इसमें अपने हाथों से, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इस वर्तिकाग्र को, अब ये तो हट गए, अब इस वर्तिकाग्र को भी हम क्या है, एक पॉलीथीन से ढक देते हैं। अब बताइए मेरी बात, अब बताइए, जब आप इस वर्तिकाग्र को पॉलीथीन से ढक देंगे तो कोई चांस रहेगा क्या पर परागण होने का? कोई चांस रहेगा क्या? बोलिए, आप बोलिए, बताओ, रहेगा कोई चांस? कोई चांस नहीं रहेगा ना कि इसमें पर परागण हो जाए या दूसरे प्लांट के परागकण गिर जाएं, है ना। तो ये बंध्य पुष्प है ना, बंध्य, जनद नासित, जनद माने जननांगों को बोलते हैं, नासित माने नष्ट किया हुआ। तो नर जननांग नष्ट कर दिया ना आपने इस फ्लावर का, तो आप इस फ्लावर को जनद नासित या बंध्य पुष्प नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि ये जनन नहीं कर पाएगा खुद। तो इस जनद नासित पुष्प को और परागकण इस पर नहीं गिर जाए या वर्तिकाग्र संदूषित नहीं हो जाए। संदूषित का मतलब है कोई और परागकण इसको परागित नहीं कर जाए। तो उससे बचाने के लिए हम इस पर क्या है, एक थैली या पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। और पॉलीथीन से ढकना ही, वर्तिकाग्र को या स्त्रीकेसर को पॉलीथीन से ढकना ही क्या कहलाता है? थैलीकरण, बैगिंग या बोरा बस्तावरण, बोरा बस्तावरण के नाम से जाना जाता है। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको इन दोनों टॉपिक में? समझ में आ गया आपको कृत्रिम संकरण क्या है और पराग स्त्रीकेसर संकरण क्या है? तो कृत्रिम संकरण में आपको विपुंसन और थैलीकरण की केवल डेफिनेशन पढ़नी है, केवल डेफिनेशन। और बहुत सिंपल है कि परिपक्व परागकोश को या परागकोश को परिपक्व होने से पहले चिमटी से काटकर बाहर निकाल देना विपुंसन कहलाता है। और इस जनद नासित पुष्प को और परागकणों से बचाने के लिए इसको थैली से बांध दिया जाता है। आप इस घटना को थैलीकरण बोलते हैं या बैगिंग बोलते हैं या बोरा बस्तावरण बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है यार, ठीक है। चलिए, तो ये मैं कंप्लीट समझूँ आपकी दोनों टॉपिक। अभी इसका तो काम है, इसका है ना। तो अब हमारा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि अब हमारे जो निषेचन पूर्व घटनाएं थी, निषेचन से पहले की घटनाएं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप समझ पा रहे हैं? निषेचन से पहले की जो घटना है वो कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम अपने दूसरी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस दूसरी घटना का नाम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश आप जानते हैं, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड जो घटना चल रही है अब वो निषेचन चल रही है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि निषेचन होने के लिए अब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होंगी एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो निषेचन पूर्व में आपको समझ में आ गया कौन कौन सी घटनाएं देखी हमने। निषेचन पूर्व में हम पहुंच गए थे अपने पराग स्त्रीकेसर संकर्षण तक, है ना। अर्थात आपका परागकण यहां पहुंच गया था,
पहुंच चुका था और स्त्रीकेशन अभिक्रिया भी हो गई। ठीक है भाई, तो अब निषेचन होने वाला है, लेकिन टॉपिक तो निषेचन है, लेकिन हम डायरेक्ट निषेचन नहीं होगा, निषेचन से पहले कुछ और प्रक्रम से ये घटना, ये प्रक्रम से ये पराकण गुजरेगा, तो उन प्रक्रमों को हम पहले यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल क्रम से। ठीक है, अब सबसे पहले, अब आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, निषेचन की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नर्वय मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का बनना ही निषेचन कहलाता है ना। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिलियम नाम के पादप में इस निषेचन की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, कौन से पादप में, लिलियम नाम के प्लांट में इसकी खोज की थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो खोज वाले होते हैं ना, जो हमारी एनसीईआरटी बुक वगैरह में होते हैं, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो निषेचन की डेफिनेशन आप सभी पे आती है निषेचन की। और इसके बाद जैसे मैं आपसे कहूं कि मतलब स्ट्रासबर्गर ने लिलियम नाम का प्लांट था, उसमें निषेचन की घटना को देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट में लिखा हुआ है कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, कौन से पौधे, आवृतबीजी, जितने भी आप प्लांट देखते हैं ना वो सभी आवृतबीजी हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में मरुस्थल में ही केवल एक प्रजाति, शायद एफिड्रा फोलिएटा उसका नाम है, वो ही प्रजाति ऐसी है जो अनावृत बीजी पादप है। बाकी सभी की सब तुम्हारे सामने जो देखते हैं ना, वो सब आवृत बीजी प्लांट हैं। ठीक है, मतलब जिनके बीज हमेशा फल के अंदर ढके रहते हैं, उन्हें हम आवृत बीजी बोलते हैं। तो आवृत बीजी जो पादप होते हैं ना, उनके जो नरयुग्मक हैं, उनके नरयुग्मक एक पराग नली की सहायता से, किसके पास पहुंचते हैं भाई, मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो आप इस घटना को साइफोनोगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट, साइफोनोगेमी या नाल युग्मकी प्रकार के निषेचन से ना जानते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आवृत बीजी पादपों में जो नरयुग्मक होता है उसे एक पराग नली की सहायता से मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। अच्छा, पराग नली एक प्रकार की नाल है ना, एक प्रकार की नली है ना, तो यहां जो निषेचन हो रहा है ना, वो एक नली के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम साइफोनोगेमी या नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं साइफोनोगेमी इसको, क्योंकि इन प्लांटों के जो मेल गैमेट होते हैं वो पराग नली की सहायता से फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के निषेचन को साइफोनोगेमी, या आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांटों में, आवृत बीजी प्लांटों में साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन होता है। अब साइफोनोगेमी आपसे पूछे कि क्या होता है, आप बोलेंगे नाल युग्मकी, अर्थात इसमें युग्मक एक नली की सहायता से जाते हैं मादा युग्मक के पास। तो ये एक पॉइंट और था। अब इसके बाद सबसे पहले, अब इसमें जो निषेचन वाली तो पूरी घटना है, अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा परागकण का अंकुरण। क्या चलेगा भाई, परागकण का अंकुरण, क्योंकि हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन तक पढ़ चुके थे निषेचन से पहले। अब सिंपल सी बात है यार, आगे का काम क्या होगा जब परागण हो गया तो, और आपको मैं पहले भी बता चुका था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, याद कीजिए, परागण से पहले और परागण के बाद में। तो अब परागण हो तो गया, क्योंकि परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इसी को आप परागण बोलते हैं। तो अब यही वही घटना चलेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परागण पश्च वाली। ठीक है, तो ये परागकण क्या करते हैं, संगत जाति के परागकण इससे पोषक पदार्थ ले लेते हैं और एक पराग नली बन जाती है, और इस पराग नली में दो नर युग्मक बन जाते हैं। तो ये हुआ परागकण का अंकुरण। सिंपल सा वही बात है। लेकिन आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण, ये क्वेश्चन आप याद रखना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ये क्वेश्चन आप याद रखना कि वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण कैसे होता है। आपसे यही चित्र पूछा जाता है इस टॉपिक से। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। पूछता है ऐसे ही है, कैसे पूछता है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण को
दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। ठीक है, आपसे पूछता है आप एक ऐसा चित्र बनाइए जिसमें परागकण अंकुरित होते हुए दिखाई दे रहे हों। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ये परागकण ये अंकुरित हो रहे हैं, है ना, मान लीजिए संगत जाति की ये सभी, तो ये अंकुरित हो रहे हैं। और एक परागकण क्या करता है, पूरी पराग नली निकालकर और इस पराग नली को ऐसे भेज देता है, इस प्रकार मादा युग्मक की तरफ। देखिए ये जा रही है ना पराग नली, कहां तक, मादा युग्मक यहां पे होता है तो यहां तक ये पराग नली चल के आती है। देखो परागकण तो ऊपर है वर्तिकाग्र पे, यहां से पराग नली निकली और ये पराग नली वृद्धि करती हुई कहां तक पहुंचती है, यहां तक। अब ये कैसे पहुंचती है, इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक और हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे हम। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं कि अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण, इसका नाम क्या हो जाएगा, पराग नली। ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र हो गया नामांकित। और ये बीजांड, ये अंकुरण को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र हो जाएगा। आपके नोट्सों में बना हुआ है, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परागकण के अंकुरण वाले टॉपिक में केवल इतना ही है। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो परागकण होते हैं वो 15 से 30 मिनट लेते हैं केवल अंकुरित होने में। यदि कोई परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है ना तो लगभग 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है। नहीं, डिफरेंट प्लांटों में अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज 15 से 30 मिनट का टाइम, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एलिमेंट्री जो ट्रूमेंस एलिमेंट्री जो एनसीईआरटी के लिए प्रेफर की जाती है उसका डेटा है ये कि 15 से 30 मिनट इसमें अंकुरण होने में लगते हैं किसी भी परागकण को, एवरेज टाइम मतलब, है ना। अब सुनिए एक पॉइंट और इसमें कि अधिकांश एक परागकण से एक ही परागनली निकलती है, एक ही परागनली। लेकिन कई बार जैसे मालवेसी कुल है, कुकुरबिटेसी कुल वगैरह है, इन प्लांटों में क्या होता है, एक परागकण से एक से अधिक परागनली भी विकसित हो जाती है, जिन्हें आप बहुनलकीय परागकण बोलते हैं। देखिए एक नलकीय परागण का क्या मतलब होता है, तो कई बार एक नलकीय बहुनलकीय की बात आ जाती है। देखो सिंपल है कि यदि एक परागकण से जनरली एक ही परागनली निकलती है तो आप इसको एक नलकीय बोलेंगे। लेकिन कुकुरबिटेसी, मालवेसी अपने भिंडी गुड़हल वगैरह आते हैं, कपास है ना, और उसमें कुकुरबिटेसी में आपके यही खीरा ककड़ी वगैरह आते हैं ना, तो इनमें क्या होता है एक परागकण से 2 परागनली भी बन सकती हैं, तो इनको आप बहुनलकीय परागकण कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक और बात बता दूं, कितने भी परागकण इस पर अंकुरित हो जाएं, लेकिन जो परागनली पहले इसके पास पहुंच जाएगी ना वही निषेचन करेगी। ऐसा नहीं है कि 10 परागकण अंकुरित हो जाएं, 10 परागनली तो बनेंगी लेकिन उनमें से जाएगी केवल एक यहां तक। वही हमारे वाला सिस्टम होता है। जैसे मानव में अंडाणु से एक ही शुक्राणु होता है ना, जाते करोड़ों, बिल्कुल ऐसा ही इनमें होता है। ठीक है, तो ये परागकण का अंकुरण वाला चित्र है, ये आप देख लेना। अब बात आती है परागनली का मार्ग, परागनली का मार्ग, क्योंकि अच्छा ये डायग्राम आपने देख लिया है ना। अब इससे पहले की घटना, मतलब ये परागनली तो मैंने यहां तक पहुंचा दी है, अब ये ऐसे ही नहीं पहुंचती, इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कैसे, अब सुनिए। तो एक टॉपिक आता है परागनली का मार्ग, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना परागकण का अंकुरण, ये तो केवल इतनी ही तो बात बताएगा यहां तक कि परागनली बन गई, बस आप इसी को तो अंकुरण बोलेंगे। तो इस टॉपिक से तो डायग्राम केवल यहीं तक बनेगा। अब मैंने तो परागनली यहां तक पहुंचा दी है, अब इस पूरे सिस्टम को हम टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परागनली का मार्ग। तो मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया था कि होता क्या है कि कुछ पादपों में जो वर्तिका होती है वो होती है खोखली। कैसी होती है, खोखली। जैसे लिलियम और राइवीज प्लांट, तो उनमें जैसे ये वर्तिका खोखली है, वर्तिका ये वाली, ये खोखली है, तो देखिए परागनली अपने आप चली जाएगी ना इसको पार करते हुए, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। लेकिन अधिकांश प्लांटों में क्या होता है, अधिकांश प्लांटों में क्या होता है कि ये वर्तिका ऐसे ठोस होती है, ऐसे बंद या ठोस होती है, बिल्कुल ऐसे दिख रही है आपको, बंद या ठोस। ठीक है, तो ये जो बंद या ठोस होती है ना, ये एक बार अपनी नजरों में भरो, पहले इस डायग्राम को नजरों में सेट कर, देख लिया।
मतलब आपको दिख रहा है ना, अभी कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल खोखली थी, लेकिन अब मैंने इसको ठोस कर दिया। तो अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनकी वर्तिका होती है ऐसी। अब देखिए परागनली यहां तक है, यहां तक परागनली मान लीजिए नई परागनली बनी है ना अंकुरण से। अब इस परागनली को, इस वर्तिका को पार करके जाना होगा ना, तो ये पता कैसे रास्ता बनाती है। अब यही वो है जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यह एक पैक्टिनेज एंजाइम का श्रावण करती है। क्यों करती है, कहां से? क्योंकि परागनली का जो बाहर का आवरण है वो पैक्टिन से बना हुआ है ना, तो ये पैक्टिनेज एंजाइम बनाती है। और वो पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, इस बीच में, बीच के जो ऊतक होते हैं ना, इनको ऐसे नष्ट कर देता है ना, ऐसे नष्ट कर देता है, बिल्कुल ऐसे आपको दिख रहा है ना। और बीच में बन जाता है एक रास्ता, ये वाला रास्ता, और इस रास्ते से हमारी जो परागनली है वो इसको ऐसे पार कर जाती है वर्तिका को। ठीक है, तो परागनली के मार्ग मैंने आपको यहां दो प्रकार के बता दिए कि लिलियम और राइबीज में तो वर्तिका खोखली होती है, तो वो आराम से पार कर जाती है इसको। लेकिन अधिकांश प्लांटों में, हमें तो अधिकांश पादपों से मतलब है, अधिकांश प्लांटों की वर्तिका बंद या ठोस होती है, तो पैक्टिनेज एंजाइम से ये बीच में रास्ता बनाती है और फिर इसको पार करती है। तो ये परागनली का मार्ग है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट वाला पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परागनली हमेशा रसायनों के माध्यम से, किसके माध्यम से, रसायनों के माध्यम से अंडाशय की तरफ गति करती है, वृद्धि करती है। आप देखिए परागनली यहां बन रही है तो ये अंडाशय की तरफ आ रही है ना, तो परागनली की वृद्धि हमेशा ही, कोई भी प्लांट हो, चाहे कितने भी प्लांट हो, सभी प्लांटों में परागनल का हमेशा अंडाशय की तरफ जाती है। तो आप इसको एक दिशीय गति नहीं कह सकते क्या, या एक दिशीय वृद्धि नहीं कह सकते, और किसकी सहायता से, रसायन की सहायता से। तो आप कह सकते हैं कि जो परागनली होती है, परागनली वो रसायनानुवर्ती व एक दिशीय वृद्धि करती है। कौन, परागनली। रसायनानुवर्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रसायन की सहायता से होता है, केमिकल की सहायता से। और एक दिशीय वृद्धि क्यों बोलते हैं, मैं आपसे पूछूं कि यार परागनली की वृद्धि को एक दिशीय वृद्धि कहा जाता है, क्यों? तो आप बोलेंगे सर परागनली हमेशा ही अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है, इसलिए इसको हम एक दिशीय वृद्धि कहते हैं, और रसायनों की सहायता से करती है तो रसायनानुवर्ती भी कहते हैं। तो ये नोट वाला आपका पॉइंट था। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की क्लास। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं इस टॉपिक को और रिलेट करूंगा, फिर इससे आगे क्या होगा वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही। इस डायग्राम को जरूर बना के देख लेना आप, इस वाला बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है।